गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आज अपने आज़ादी का 75 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास को डिफरेंट तरीके से मापा जाता है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे काल होते हैं जब शायद 75 साल एक बहुत लंबा समय होता है। जब हम कालखंड को बड़े में देखते हैं तो शायद 75 साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता है। यदि भारत के इतिहास को देखें, भारतवर्ष को देखें, इंडिया को देखें, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, वो बहुत पुरानी सभ्यता है। और भारतीय सभ्यता वो सभ्यता है जो कभी न खंड होने वाली सभ्यता है। यानी ये अखंडित रूप से हमारी सभ्यता चलती आ रही है। तो शायद उस कालखंड में यदि इतिहास के दौर को उठा करके देखें तो 75 साल जो है वो बहुत बड़ा समय नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जब हम देखते हैं तो आजादी के 75 साल तो एक बहुत बड़ा समय भी होता है। एक व्यक्ति के जीवन के संबंध में, वर्तमान जीवन के संबंध में 75 साल बहुत बड़ा समय होता है। यदि आज हम देखें तो भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो करीब करीब 69 ईयर्स है। देश जब आजाद हुआ तो भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 32 ईयर्स के आसपास था। इसका मतलब है कि हम जब आजाद हुए थे तो जो एक आदमी उस समय पैदा हुआ तो एवरेज उसका लाइफ, एवरेज का मतलब ये नहीं है कि सब, ये क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उस समय बहुत कम था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स के एज में उनका डेथ हो जाता था। मेडिकल साइंसेस ने डेवलप किया, हमारी चिकित्सा सुविधा अच्छी हुई, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ, सफाई वगैरह पे हमने ध्यान देना शुरू किया, यातायात के साधन विकसित हुए, हमारा नगरीकरण हुआ। तो ये सारी सुविधाएं होने के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट पैरामीटर्स में बढ़े और आज हम 69 ईयर्स के एज में, और 69 ईयर्स है। तो यदि देखें तो 75 साल उस नजरिए से एक बहुत बड़ा समय होता है। जब देश आजाद हुआ उस काल से आज तक हमने बहुत सारी चीजों में प्रगति की, लेकिन हर जो पर्सन है उसकी स्थिति में सुधार उस लेवल का नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं कि सबको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए वर्क करो। यदि हम टेक्निकल टर्म में देखते हैं तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मींस डूइंग समथिंग बाय योर सेल्फ और आर सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, और मींस यू कैन से कि विदाउट एनीवंस हेल्प, एक तरह से वी कैन डू आर वर्क, वी कैन अचीव समथिंग। ये इंडिपेंडेंस है। लेकिन फ्रीडम जो है वो फ्रीडम इंडिपेंडेंस से बड़ा है। यदि हम इंडिपेंडेंस को एक सर्कल लें, एक छोटा सर्कल, तो जो आपका, मान के चलो हम इंडिपेंडेंस को इस सर्कल को लेते हैं, ये इंडिपेंडेंस है, तो फ्रीडम इससे बड़ा सर्कल है। ओके, फ्रीडम इससे बड़ा सर्कल है कि फ्रीडम ये है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस किसी भी कंट्री में आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हर पर्सन जो है वो, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट गोल इन लाइफ। अब एक तरह से जैसे हम 75 साल पूरा कर रहे हैं, इस 75 साल में जो हर घर तिरंगा, ये सारी चीजें की जा रही है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, लहराया जाए। या इनफैक्ट कुछ जगह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सरकारी कर्मचारी, तो उनके सैलरी से कि इतने पैसे आपको काटे जाएंगे, वो बहुत बड़ा उसके लिए नहीं है। सपोज 38 रुपीज, शायद रेलवे या कुछ ऐसा था कि सब इम्प्लॉयज है, 38 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है। या 20 रुपीज में आपको एक झंडा मिल रहा है, 10 रुपीज में, या 100 रुपी, या 500, या 1000, डिपेंडिंग ऑन आप कितने बड़े झंडा लेते हो। लेकिन वो एक जो फ्रीडम होता है, वो फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ हर घर में झंडे से नहीं होता। हर घर में खुशहाली हो, हर घर में सुविधाएं हो, बुनियादी सुविधाएं हो। जैसे आपने कुछ फोटो जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक आदमी बोलता है कि एक्चुअली झंडा तो इसके पास है लेकिन घर इसके पास नहीं है। तो आपने प्रोमिस किया था
कि हर लोगों को घर मिलेगा। अब देश की आज़ादी हुए 75 साल हुए, तो ये दुःख की बात होती है कि अभी सबके पास रहने के लिए घर नहीं है। कुछ लोग हैं, अब आप कहीं भी शहरों में या गाँव में बहुत जगह निकल जाओ, तो कुछ लोग अभी भी फुटपाथ पे सोएँगे या फिर गाँव में कोई सामुदायिक भवन है या कोई विद्यालय है। जैसे अभी तो मैं बहुत कम देखता हूँ, जब हम छोटे थे, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ गर्मी के मौसम में, जो हमारी प्राइमरी स्कूल था, उसके छत पे लोग आकर के सोते थे, उसके बरामदे में आकर के सोते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास छत नहीं होता था। अब 1 ही रूम है, 2 ही रूम है, वो भी छप्पर का है, तो सारे लोग उसमें नहीं सो सकते हैं, तो सोचते थे कि ठीक है चलो बाहर वहीं चल के सोते हैं। अब ऐसा नहीं है हम कि सिर्फ इस गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। देश की आज़ादी में के 75 साल में तो यही गवर्नमेंट नहीं थी। सब गवर्नमेंट ने वर्क किया कुछ ना कुछ। हर टाइम अलग-अलग समस्याएँ थी। जब देश आज़ाद हुआ, तो अलग टाइप की समस्या हम से फेस कर रहे थे। वो समस्या सबसे बड़ी थी कि देश को एकजुट रखना। देश को एकजुट रखने के बाद सबसे बड़ी चीज़ कि जो रोटी हमें सबसे ज़रूरी था। आप बिना घर के शायद सो सकते हैं, कहीं भी आप वृक्ष के नीचे सो सकते हैं, किसी भी सामुदायिक भवन में सो सकते हैं, लेकिन भोजन तो आप करेंगे। तो भोजन की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसी वजह से देखोगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने खाद्यान्न उत्पादन पे जोर दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने जो मशीनाइजेशन पर जोर दिया कि एटलीस्ट भारी मशीनें बनेंगी और बहुत सारी मशीनें यानी कैपिटल गुड्स क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा कि दूसरे हम इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 1960 का डेकेड जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बुरा दौर था। हमने 2 युद्ध लड़े, उसके बाद जो उस समय 1965 के आसपास हमने वॉर भी फाइट किया और उसके बाद जो अकाल भी पड़ गया, तो बहुत समस्याएँ हुई। लेकिन जो कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो फिर हमने जो हरित क्रांति का नारा दिया। आज देश खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि हम बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है। लेकिन हर कंट्री में हर लोग हैं, उनकी ज़रूरतें डिफरेंट हैं। अब हर लोगों को उनके मन मुताबिक चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, कि हर कोई चाहेगा कि 3 बीएचके का फ्लैट मिले, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो आपको खुद अर्न करना पड़ता है। लेकिन जो सरकार की कोशिश कि एटलीस्ट सबके पास वो एक छत हो, तो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 22 तक हो जाएगा। अभी भी सारे लोगों को नहीं हो पाया है, लेकिन हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेजुअली देखा जाए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, हम सबकी ज़िम्मेदारी होती है। हम सबकी ज़िम्मेदारी से ये मतलब होता है कि यदि सरकार कुछ योजनाओं का लाभ दे रही है, तो वो हमें कोशिश करना चाहिए, हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, यदि हमसे पॉसिबल है। अब यदि आप एक स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं देखने चलोगे कि गाँव में किसको-किसको नहीं मिला, हम दिला सकें। लेकिन एक स्टूडेंट हो तो पढ़ करके आप जाते हो, आप कोई भी जॉब में जाते हो, फिर जो आपके अधिकार होते हैं और उस अधिकार का उपयोग करके जो आपके उत्तरदायित्व हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करना होता है। तो आप अपने हर पर्सन को जो है कि जब आप ज़िम्मेदारी के लेवल पे आ जाते हैं, ज़िम्मेदारी के पोस्ट पे आ जाते हैं, तो आपको उन ज़िम्मेदारियों को फुलफ़िल करना है। लेकिन जो आप है अपना एक तरह से इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के लिए वर्क करें। हर कोई जैसे अभी आज 15th अगस्त है 7th अगस्त को आपने एग्ज़ाम दिया, आपने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, बहुत लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप एक गैज़ेटेड ऑफ़िसर बनोगे। कुछ लोग हैं जो लास्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट जब किए थे, तो कन्फ्यूज़न में थे क्या होगा, नहीं होगा, आज उनके पास जॉब है। अभी देखो 3 डेज़ पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ईपीएफओ का रिज़ल्ट आया, तो बहुत लोग को एक अच्छा खुशी हुआ कि हाँ, हमें रिज़ल्ट हो गया। या अभी रेगुलर रूप से हर डे कुछ न कुछ आता रहता है, हर डे कुछ न कुछ पॉज़िटिव मिलता रहता है। तो कुछ लोगों को शायद लगता है जब हम एक अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो वो हमारे लिए इंडिपेंडेंस होता है। तो वो इंडिपेंडेंस एन्जॉय करते हैं। लेकिन आज भी हर डे लाखों लोग, करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबका इंडिपेंडेंस एक तरीके का नहीं होता है। सबको हम एक तुला में नहीं तौल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो पुअर पर्सन है, उसके गॉड क्या है? ब्रेड में दिखते हैं। रोटी आप यदि देते हो, तो वही उसके लिए भगवान है। और जो जिसके पास रोटी मिल गया, तब वो छत खोजता है, कपड़े खोजता है। उसको उसमें भगवान दिखता है कि बस
आपके पास आप अच्छे हो, स्थिति है, आपके पास घर है, तो आपको घर की चिंता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास घर नहीं है, तो आपकी एम्बिशन होती है कि एक घर हो जाए। एक घर हो जाता है तो आप सोचते हो एक कार हो जाए। तो हर पर्सन है, उसका इंडिपेंडेंस अलग है, उसकी स्वतंत्रता अलग-अलग है। तो आप अपने को पहचानो। अ, जो जे रूसो हैं, तो रूसो कहते हैं एक बहुत अच्छा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने एक बुक लिखा था। और ये बुक जो है आज से 260 साल पहले लिखा गया, 1762 में लिखा गया। तो 1762 में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखा। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में जो लिखते हैं जे रूसो, ओके, बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक 1762 में पब्लिश हुआ, तो 250 साल। तो आज जो कुछ मॉडर्निटी हम देख रहे हैं, शायद वो मॉडर्निटी के बारे में उन्हें रूसो को जानकारी नहीं थी। लेकिन जो भी एक दार्शनिक होते हैं, जो भी एक फिलोसफर होते हैं, जो भी एक विजनरी होते हैं, वो चीजों को आज के दौर में नहीं देखते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि जो साधारण जन होता है, मुनि वो है जो जब साधारण जन सोते हैं तब मुनि जागता है। और जब साधारण जन के लिए जब रात होता है तो मुनि के लिए वो दिन होता है। तो मुनि जो है वो कह रहा है साधारण जन जो है वनों से होने वाले लाभ को देखता है और उनके वृक्षों को तब तक काटता रहता है जब तक कि वन और वृक्ष नष्ट ना हो जाएं। लेकिन जो मुनि है वो वनों के विषय में सोचता है। वो वनों में पेड़ पौधे किस ढंग से लगे रहे, वहां हरियाली किस ढंग से लगे रहे, वन जो है वर्षा कराते हैं, इन सारी चीजों को देखता है। मुनि ये देखता है कि यदि आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम यहाँ धर्म के संबंध में नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही चीज होती है कि जो विजनरी होते हैं तो वो अच्छे चीजों को देखते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में ये कहता है, रूसो कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। यानी जो मनुष्य है स्वतंत्र रूप से तो पैदा होता है, लेकिन एवरीवेयर ही इज इन चेन। एक आप सिंपल सा एग्जांपल लो। एक गाय है, एक गाय को आप रस्सी से बांधे हुए हो, तो आपको दिखेगा कि गाय जो है रस्सी से बंधी हुई है। लेकिन एक्चुअल में यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो बंधी हुई गाय नहीं है, बंधे हुए आप हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि थोड़ी देर के लिए गाय की रस्सी को छोड़ दिया जाए तो गाय आपकी ओर भागेगी या आप गाय की ओर भागेंगे? निस्संदेह आप गाय की तरफ भागेंगे, आप गाय को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि एक्चुअली वो रस्सी आपके ऊपर नहीं बंधी हुई है, सॉरी, गाय के साथ नहीं बंधी हुई है, वो आपके साथ बंधी हुई है। तो शायद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेन को जल्दी देख लेते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो चेन को देर से देखते हैं। देश जब अंग्रेजों के गुलाम था, तो बहुत सारे लोग, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर शासन नहीं करते थे। अंग्रेज क्या है, हमारे बल पर शासन करते थे। कुछ लोग थे जो अंग्रेजों का मदद करते थे, उनकी मदद करना शायद बहुत लोगों की मजबूरी थी। तो उसके बूते पे तो उन्हें ये चेन दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंदो घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के कामराज और सो मेनी पीपल हैं ऐसे जिनको वो चेन दिखाई देता था। तो जिनको चेन, किसी को चेन जल्दी दिखाई देता है, किसी को देर से दिखाई देता है। रानी लक्ष्मीबाई को भी चेन दिखाई दिया, तात्या टोपे को भी दिखाई दिया, मंगल पांडे को भी दिखाई दिया। तो हम सो मेनी नेम्स हैं, हर नेम को इंगित करना ये पॉसिबल नहीं है। तो वो जो चेन को जितनी जल्दी पहचान लेते हैं, उस चेन को ब्रेक उतनी जल्दी कर सकते हैं। तो कहता है कि रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पिक्स अप बेयर द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन लेफ्ट ऑफ डिफाइनिंग नेचुरल मैन एज बीइंग फ्री एंड हैप्पी एंड लिविंग इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो पर्सन है वो एक समय जंगल में रहता था। हाँ, हमारे पास अर्बनाइजेशन आज से 4000 साल पहले भी अर्बनाइजेशन था। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सेकंड अर्बनाइजेशन हमने देखा और बुद्धा के टाइम में, और थर्ड अर्बनाइजेशन हमने जो एक तरह से कहते हैं कि इल्तुतमिश से लेकर के औरंगजेब तक, तो 3 अर्बनाइजेशन फेज देखा। लेकिन इन नॉर्मल जो है गांव में लोग रहते थे, और ये तो एक तरह से आदमी के पास बहुत सारी समस्याएं नहीं थी। संसाधन यदि कम थे तो समस्याएं भी कम थी। जैसे जैसे हमने संसाधन को अधिक जुटाते गए वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी बढ़ती गई। तो वो कह रहा है कि रूसो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्टेट ऑफ ऑटोनॉमी में जीते थे, कि यस बहुत सारी समस्याएं नहीं है, लेकिन उस स्टेट ऑफ ऑटोनॉमी से
मनुष्य जो क्या है, मॉडर्न कंडीशनलिटी में गया, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो भागीदार हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक, जैसे आपने एक एग्जांपल लो, एक एनिमल बीइंग है, वो एक एनिमल बीइंग जो है वो किसी से एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहता है। शायद आज एक जानवर को किसी के साथ रख रहे हो तो उसी बाड़े में रह रहा है, कल दूसरे जगह किसी और बाड़े में रख दोगे तो वो शायद वहां रहेगा। एक जानवर है, वो उसको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है, लेकिन ह्यूमन क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए हैं। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे चाचा हैं, नाना है, ताऊ हैं, मौसी हैं, बुआ हैं। तो उसमें से क्या होता है, धीरे धीरे करके वही आपका चेन होता है, और वो चेन आपको दिखाई नहीं देता है। तो हम स्टेट ऑफ ऑटोनॉमी से मैन क्या हुआ, मैन का मतलब जब हम बोलते हैं तो पर्सन बोलते हैं। तो मॉडर्न कंडीशनिंग में आता गया, जो क्या हुआ, डोमिनेटेड बाय इनइक्वालिटी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, डिपेंडेंसी, वायलेंस एंड अनहैप्पीनेस। इट इज सेड कि इट इज नॉट द नेगेटिव थिंग ओनली, देयर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज दैट पॉजिटिविटी इज we are having a stable society, we are having a stable family, we are having urbanization, we are having better medical care facility, we are having better road, better infrastructure, flight। यदि मनुष्य इंडिपेंडेंटली हर कोई अलग अलग रहता तो शायद हम मॉडर्न हाईवे डेवलप नहीं कर पाते, हम प्रॉपर एरोप्लेन नहीं बना पाते, इतने बड़े बड़े जहाज नहीं बना पाते। तो क्या है कि वो एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने से ये सारी चीजें हुई। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हो तो ये है ना कि शायद वहां कुछ ना कुछ सेंट्रलाइज्ड पावर रहा होगा, जिसने उस ढंग से कि सारे रोड इस ढंग से होंगे, सारे घर इस ढंग से होंगे, नालियों का विकास इस ढंग से होगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो हैं, निगेटिविटी ही नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। तो चीजों को जो हमें अपने हर पर्सन को अपने अपने अनुसार सोचना चाहिए, अपने अपने अनुसार डिसाइड करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने निहित स्वार्थ में ही रहेंगे। आजादी का ये मतलब है कि हम स्वयं को आजाद महसूस करें, स्वयं को स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ कुछ बंधन भी है। हमारे संविधान में ही देखो, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। और यदि हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होना है तो हमें दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप देखो कि यदि आप एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, तो गार्जियन का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि आज का ही जो बच्चा है वो कल का भविष्य होगा। तो हर पर्सन है, उसके पास चुनौतियां हैं। जैसे आप हर कोई सेम एग्जाम होता है, कुछ लोग खुश होते हैं कि यस हमारा रिजल्ट अब हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं कि रिजल्ट होने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अंतिम गोल अभी अचीव नहीं हुआ है, वो एक रास्ते हैं, एटलीस्ट उन्हें एक सहारा मिल गया है, उन्हें जो सराय मिल गया है, उन्हें ठिकाना मिल गया है। लेकिन वो सराय शायद उनके लिए ज़िंदगी नहीं है, तो उन्हें आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम एटलीस्ट स्टेबल हो जाएँ, एक कुछ भी मिल जाता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने जो वीकनेस है उसको भी पहचानो, और अपने स्ट्रेंथ को आगे लाओ, वीकनेस को रिमूव करो। और कभी भी आप में जब क्षमता है, तो आप देर-सवेर होता है, आप प्राप्त करोगे। एक बार लेवल आता है तो प्राप्त करोगे। हम हर लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो 1% से कम लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन 99% तो लोग निराश होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्ज़ामिनर है, जो एग्ज़ाम बॉडी कंडक्ट करवा रहा है, वो 99% लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, नहीं। वो इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी में जो अच्छे हैं, जो अच्छे आउटपुट देंगे देश के लिए, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सोसाइटी के लिए, डिफेंस के लिए, वो सेलेक्ट होकर के जाएँगे। तो जब आज़ादी के 75 साल हुए हैं और इस सरकार जो वर्तमान में हमारी सरकार है, तो वो कहती है कि अमृत काल में वर्तमान में जो हमारी केंद्र में सरकार है, वो क्योंकि हर राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकार है, यस जिन केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, आज के डेट में आधे से अधिक राज्यों में उनकी सरकार है। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें उनकी सरकार नहीं है। तो जो केंद्र सरकार को ये है कि हम अगले 25 सालों में अमृत काल में रहेंगे। लेकिन अमृत काल हर पर्सन के लिए अलग-अलग है। अमृत जो है
आपको कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अब जैसे हर घर तिरंगा है, तो कल से 2-2 बूंद जो पोलियो का जैसे है, तो 2-2 बूंद अमृत का देंगे, ऐसा नहीं है। वो अमृत को जो है सागर मंथन से अमृत को काढ़ना पड़ता है। वो जब कहते हैं ना कि एक बार समुद्र में आज भी हम देखते हो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं। तो प्राचीन काल में भी लोगों को लगता था कि समुद्र में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब उसके लिए समुद्र में मंथन करना पड़ा। तो समुद्र मंथन जो है देवताओं से ना तो अकेले संभव था और ना तो दानवों से अकेले संभव था। तो देवताओं और दानवों ने मिल करके जो है सागर मंथन किया। तो सागर मंथन में सिर्फ और सिर्फ अमृत ही नहीं मिला, सबसे पहले विष मिला और वही जो विष का हलाहल जो है शिव जी ने किया, कहा जाता है कि वो नीलकंठ कहलाए। तो अमृत जब काढ़ते हो तो उसके साथ-साथ विष भी हाथ लगती है। तो जो आप फेलियर भी देखते हो, निराशा भी हाथ लगता है। आप इससे कभी भी हारो नहीं, आपको कंटिन्यू वर्क करते रहना है, आपको चीज़ों को मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जहाँ भी आपको लगे कि हम रुकावट आ रहा है जीवन में, तो अपने जीवन के पीछे मुड़ कर के देखो। हर पर्सन की अपब्रिंगिंग अलग-अलग तरीके से हुई है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे में पढ़ने का अधिकार नहीं है? कौन आपको रोक रहा है? हर पर्सन कोई ऐसा नहीं है ना कि कोचिंग, ट्यूशन करके ही पढ़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं अंबेडकर जैसे लोग हुए जिनके पास सुविधाएँ नहीं थी, वो क्लास के बाहर भी रह कर के पढ़े। लाल बहादुर शास्त्री गुर्बत के दिनों में बहुत स्थिति बुरी थी, फिर भी पढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बुरी स्थिति में थे, फिर भी उन्होंने पढ़ा। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। कुछ लोग थे जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, बहुत ऐसे लोग हैं। तो हर कोई आप आज से ज़माने में रह रहे हो, जहाँ आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे कहानियाँ, स्टोरीज़ आपके सामने एग्ज़ाम्पल उदाहरण आपके पास होगा। आप किसी न किसी को ज़रूर जानते हो, जो गुर्बत में से निकला, जो गरीबी में से निकला, जो समस्याओं से निकला, जो संघर्षों से निकला और उस संघर्ष से वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ कर के सफलता उसके कदम चूमी। आप स्वतंत्र हैं, आप फ्रीडम आपके पास है कि यस हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में जो ये है। तो इन सारे चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखो और आज़ादी का हर्ष मनाओ। कोई भी जो पर्व होता है, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, सामाजिक पर्व हो, हमारा धार्मिक पर्व हो, कोई उत्सव, मेले, हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें इतिहास में ऐसी हुई कि शायद हम उस घटना के साक्षी नहीं थे। देश जब आज़ाद हुआ तो हम नहीं थे, आप नहीं थे। हाँ, हो सकता है आपने किसी ऐसे लोगों की जुबानी से वो चीज़ सुना कि कैसे उन्होंने संघर्ष को देखा, कैसे उन्होंने गुलाम भारत में भारत परतंत्र भारत था, जो अंग्रेज़ों के अधीन भारत था, उसमें कैसे उन्होंने साँस लिया और एक स्वतंत्र भारत में उन्होंने कैसे साँस लिया। तो हम उन दिनों को याद करते हैं। कोई हम त्योहार मनाते हैं, तो लोगों से मिलते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, कुछ चीज़ों को कुछ दिन के लिए हम काम को, व्यस्तता को छोड़ करके और उन दिनों को याद करते हैं। तो इस वजह से है हमेशा कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम जब आज़ादी के दिवस को मनाते हैं, तो हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए या जिन्होंने स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने ही आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बहुत ऐसे लोग थे अंग्रेज़ों की लाठी खाए, जीवन भर जेल में रहे, काले पानी की सज़ा मिली। बहुत ऐसे लोग थे जो जेल ना भी गए लेकिन उन्होंने बाहर से रह कर के स्ट्रगल किया। तो सबका कंट्रीब्यूशन है, आज जो कुछ हम हैं, वर्तमान जो है इतिहास में जो नींव पड़ा था उस पे हम हैं और जो भविष्य होगा, आज जो हम नींव डाल रहे हैं उस पे होगा। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। स्वतंत्रता दिवस मनाइए, आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कीजिए, लेकिन आपके जीवन में भी अमृत आए। उस अमृत को आप काढ़िए, उस अमृत को आप निकालिए और वो अमृत जो मिलता है, वो उसका रसपान तो आप करेंगे ही, जो भी जिन्हें मदद हो सकता है, जिन्हें कुछ रसपान आप करवा सकते हैं, उस अमृत का 2 बूँद भी, तो उसे कराइए। ओके, जय हिंद, जय भारत। एक संकल्प लीजिए कि हम जो भी हमसे कमी रह गई है, उसको पूरा करेंगे। जो ऑलरेडी सफल हो चुके हो, सक्सेस हो चुके हो, वो और आगे जीवन में सफलता प्राप्त करो। ओके, थैंक यू।